नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा मास्टर क्लास है बेसिक एस्ट्रोलॉजी कम एडवांस का। नाम जरूर मैंने इसका बेसिक एस्ट्रोलॉजी रखा है, लेकिन पढ़ाता मैं एडवांस ही हूँ। इसमें आप सीखेंगे क्या क्या, पहले तो वो लिस्ट दिखाते हैं ताकि आपको समझ आ सके। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि आपको पीडीएफ मिलेगी 124 पेजेस का पीडीएफ आपको मिलेगा। अब सबसे पहले अपन समझते हैं इसमें हम जानेंगे क्या क्या। इसमें हम जानेंगे जो है राशि के कारक तत्व, ग्रह के ग्रह दृष्टि, मित्रता, उच्च अवधारणाएं जो हैं 12 भाव की, हाउसेस की, भाव बोधक कुंडली, कारक तत्व। उसके बाद हम नीचे आएंगे और देखेंगे, ये देखिए, कमजोर घर कैसे देखें, धन योग, राजयोग, नीच भंग राजयोग, पंचमा पुरुष राजयोग, अधम, खैर अधम योग और ये नहीं है इसमें, ये इसमें नहीं है, ये एडवांस लेवल है। पंचमा पुरुष राजयोग, चलित कुंडली का क्या मीनिंग है, हम लोग कंफ्यूज होते हैं। मृत्यु विचार नहीं है इसमें, मांगलिक दोष है। तो ये चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। अब मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूं। ये पीडीएफ बड़ी मैंने तपस्या से तैयार करी है। इस पीडीएफ से बाहर आपको कोई बुक नहीं मिलेगी, यानी किसी भी बुक को पढ़ लीजिए, वो सब इस पीडीएफ के अंदर ही मिलेगा। अब आप देखिए, राशि के बारे में चैप्टर काफी सारे हैं। पहला है राशि स्वामी आकृति है, राशियां हैं, सारा राशि का महत्व है, टेक्निकल क्रिएटिविटी वाली कौन सी राशि हैं। उसके बाद आता है राशि नंबर क्या है, राशियों के स्वामी कौन है, चर स्थिर स्वभाव राशियां, पृथ्वी जल वायु राशियां। उसके बाद चलेंगे हम लोग आगे, शीर्षोदय, पृष्ठोदय, उभयदो राशियां क्या है, सम विषम राशि, दिग्बली राशियां कब होती हैं, रात्रि में, दिन में कौन सी राशियां बली होती हैं, राशियों की दिशाएं क्या हैं, मूल वाली राशि कौन सी है, धातु जीव वाली क्या है, चतुष्पाद राशि कौन सी है, कीट राशियां कौन सी हैं, ये सारा राशियों पर आएगा डिटेल में। इसके बाद देखते जाइए आप, मालिन राशियां, सात्विक राशि, तामसिक राशियां, ये राशियां आती जाएंगी। ये देखिए, राशियों पर ही मैंने इतना ज्यादा विवेचन किया है। राशि के अनुसार शारीरिक अंग, ग्रहों के कारक तत्ववाद, पित्त कफ प्रकृति, ग्रहों के वर्ण, राजसिक, तामसिक, सात्विक किस प्रकार से हैं, कुंडली में बाधक ग्रह कौन से होते हैं, ठीक है, और ग्रहों के प्रतिनिधि देवता कौन से हैं, ये सारा चलेगा। अभी आप देखते जाइए, काफी बड़ा है ये, 124 पेजेस का ये पीडीएफ है, यू विल गेट। अब इसमें क्या है, गति कितनी होती है एक दिन में, जैसे शनि भगवान एक दिन में केवल और केवल 2 मिनट चलते हैं, सिर्फ 2 मिनट, ठीक है। तो 15 दूनी 30 हुआ। तो कैसे ग्रह चलते हैं वो मैं बता दूंगा आपको। भाव के अनुसार ये हो गया, मूल त्रिकोण, उच्च निर्बली, ग्रह बल, सारा ये आएगा। आप देखिए आराम से, ये सारा चीज आ जाएगी। चंद्रमा मेष राशि में, वृष राशि में, तो राशि के अनुसार क्या है, ये सारा आएगा आपके पास। ये देखिए, अभी चले जा रहा है। ये सब आएगा आपके पास पीडीएफ फॉर्म में। भावों के कारक, तो ग्रहों से बनने वाले संबंध, भाव आ जाएंगे, अब भावों के ऊपर व्याख्या आ जाएगी। तो ये देयर आर 44 टॉपिक्स विद 124 पेजेस। तो ये सब चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी आराम से, ताकि आप इजीली समझ सके कुंडली को। अब मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, वो मैथमेटिकली पार्ट होता है, यानी जो गणित होता है, जो मैथ होता है एस्ट्रोलॉजी का, वो ब्रह्मा होते हैं। राशियां क्या हैं, भगवान विष्णु के अंग हैं। भगवान विष्णु के जो अंग है वो राशियां होती हैं। और जो रेमेडी का पार्ट होता है वो सदा शिव के पास होता है। क्लियर है, सिंपल सी बात है इसके अंदर। अब एक और चीज को आप समझने का प्रयास करिए। हमारा देखो, ये बेसिक का कम एडवांस का लेवल है।
इसके अंदर हमको यही पता लग जाए ये कुंडली कैसी है, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली हमने 5 क्लास में। सबसे पहले हमको यही पता लग जाए कि कौन कौन से ग्रह ठीक है, कौन से खराब ग्रह हैं। तो जो से अच्छे ग्रह हैं वो उनकी दशाएं अच्छी हैं, जो खराब ग्रह हैं उनकी दशाएं खराब हैं। सिंपल सी बात है, हमें कोई रॉकेट साइंस तो पढ़नी नहीं है। इजी वे में पढ़ना है हर एक चीज को, और इजी वे में सीखना है। समझे आप? अब कुंडली के अंदर क्या होता है, 3 चीजें होती हैं। पहला होता है राशि, दूसरा होता है भाव, तीसरा होता है ग्रह। इन तीनों का संगम कहलाता है कुंडली को रीड करना। अब 12 भाव होते हैं, ये पहला भाव है। अब मैंने आपके सामने 12 भाव लिख दिए, ये भाव है, ये 12 भाव हो गए। अब जैसे मान लीजिए 11 नंबर का भाव है, तो इसमें राशि कौन सी है? कर्क राशि है। सिंपल। पहला भाव है लगन बोलते हैं जिसे, पहले भाव में राशि किसकी है? कन्या, वर्गो साइन। अब ये 9वां भाव है, 9वां भाव में राशि कौन सी है? राशि है वृष राशि, 9वें भाव में, 9th हाउस है, 9वां भाव है। क्लियर है? और 9वें भाव में ग्रह कौन से हैं? केतु और सूर्य। तो हमने क्या समझना है? राशि, भाव और ग्रह तीनों का मिश्रण ही कुंडली को पढ़ना है। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। अब अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं कि राशियां क्या होती हैं, ग्रह क्या होते हैं, वो समझिए। अब मैं जैसे यहाँ ग्रह लिख देता हूं आपको। ग्रह क्या हैं? सूर्य, मंगल, ये अग्नि तत्व के ग्रह हैं। बड़े ध्यान से आप समझिए। उसके बाद आ गया आपका शुक्र और चंद्रमा, ये जल तत्व के ग्रह हैं आपके। सिंपल सी बात है। उसके बाद आगे शनि और राहु, ये वायु तत्व के ग्रह हैं। खैर मंगल भी अग्नि, केतु भी आ जाता है अग्नि तत्व में। बुध जो है वो कहाँ आएगा? पृथ्वी तत्व में। बृहस्पति कहाँ आ जाएगा? आकाश तत्व में। समझ गए? तो ग्रह का ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं सिर्फ आपको जो बताने जा रहा हूं वो इसको समझिए आप। किसको? अग्नि तत्व को। कैसे जोड़ा जाता है? 3 चीजें मैंने बताई थी स्टार्टिंग में। क्या? राशि, भाव और ग्रह, उनका संगम ही होता है। मान लीजिए मेष राशि में यहाँ तो शुक्र बैठा है। शुक्र क्या है? एक जलीय ग्रह है। ठीक है ना? तो ग्रह कमजोर हो गया ना। कहाँ? किस राशि में बैठा है? 1, 5, 9 अग्नि तत्व की राशियां होती हैं। 2, 5, 2, 6, 10 ये पृथ्वी तत्व की राशियां होती हैं। 3, 7, 11 ये वायु तत्व की राशियां होती हैं। और 4, 8, 12 ये होता है जल तत्व। क्लियर है? सिंपल सी बात है। अब आप ध्यान से यहाँ देखिए। अभी मैं शुक्र की बात बता रहा था। अब आप देखिए, सूर्य जो ग्रह है वो अग्नि तत्व का ग्रह है हमारा। ये रहा अग्नि लिखा हुआ। बैठा कौन सी राशि में है? वो बैठा है जी पृथ्वी तत्व की राशि में। समझ में आ रहा है आपको? तो हमें इन चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना। हम गलती कहाँ करते हैं? तत्व के बारे में बोध नहीं है। वेद तो खुद ही तत्व पर टिका है। वेद को कहते हैं तत्वमसि। हम कुंडली को ग्रहों पर फोकस करते हैं लेकिन संबंध नहीं देख रहे। अब हमने संबंध देखा। अब ये देखिए, ये वायु तत्व की राशि है। वायु तत्व की राशि है ना। और ग्रह कौन सा है? ये अग्नि वाला ग्रह बैठा है इसमें। तो यानी मंगल बली हो गया। अग्नि और वायु के संगम से बली हो जाएगी अग्नि। शनि कौन सा है? वायु है। तो ये भी बली हो गया वायु की वजह से।
बुध जो है वो थोड़ा हल्का हो गया क्योंकि वो पृथ्वी तत्व है, वो थोड़ा हल्का हो गया, जबकि स्वराशि है। स्वराशि है, लेकिन राशि किस चीज की है? वायु तत्व की। तो जब हमें ये संबंध पता लगेगा, और हमारा भाव कौन सा था? ये 10th हाउस। तो हम 10th हाउस को कैसे पढ़ेंगे? दोबारा से समझाता हूं आपको। हाउस कौन सा है? 10th हाउस। इसमें 10th हाउस में राशि कौन सी है? वो राशि है मिथुन। और ग्रह कौन से हैं? मंगल, शनि और बुध ग्रह। इनका संगम हमें समझना है। ये है तरीका कि हमें कुंडली देखनी कैसी है, समझनी कैसी है। हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। फिर राशियां क्या होती हैं? शीर्षोदय राशि होती हैं, पृष्ठोदय है, उभयदो है, धातु है, मूल है, जीव है। जीव राशि में शुभ ग्रह का गोचर जातक के कल्याण करा देता है लाइफ में। और अगर मूल राशि में शुभ ग्रह गोचर करते हैं तो मटेरियलिस्टिक लाइफ में वृद्धि होती है। मटेरियलिस्टिक लाइफ में वृद्धि होती है। फिर राशियां क्या होती हैं? क्रिएटिव होती हैं, टेक्निकल होती हैं, सेमी टेक्निकल होती हैं। समझ रहे हैं आप? तो राशियां हमें एजुकेशन में मदद करती हैं कि हमारे ग्रह टेक्निकल राशियों से जुड़े हुए हैं, तो हम कोई इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग टाइप की स्टडी करेंगे। मान लीजिए, देखो ज्योतिष वहां से असली वाला शुरू होता है जब कोई कहे जी मेरा बच्चा तो 9वीं फेल है, अब हम उसे इंजीनियरिंग समझा रहे हैं, या 9वीं में पढ़ता नहीं है, तो भैया उसे कोई भी टेक्निकल काम सिखा दो, चाहे कार की रिपेयर का सिखा दो, कल को किसी बड़ी कंपनी की एजेंसी लेके बड़ा सा काम तो कर लेगा। आप बात समझ रहे हैं? तो जीव को जाना कहाँ है वो हमें समझना है। अब मान लो किसी का लगन में या यहीं पर ही है बाई चांस इस कुंडली में मेष राशि है अष्टम भाव में, और ग्रह कौन सा बैठा है? शुक्र बैठा है, जो कि जल तत्व का ग्रह है। अग्नि वाली राशि में जल तत्व का ग्रह वैसे ही कमजोर हो गया, ऊपर से वो महाराज अष्टम भाव में है और बंटा धार है। अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए मेष राशि है, शुक्र की जगह यहाँ मंगल बैठा है, राशि भी अग्नि तत्व की, ग्रह भी अग्नि तत्व का। तो आज अष्टम भाव दीर्घ रोग का भी होता है, तो आदमी को पाइल्स हो सकती है ना, बवासीर हो सकती है, क्योंकि वो स्पाइसी खाना खाएगा ना। राशि भी अग्नि है, क्यों खाएगा? सेकंड हाउस भोजन को देख रहा है। तो ये चीजें हमें समझनी है ना, सिंपल सी बात है। क्योंकि जब हमको मूलभूत एलिमेंट नहीं पता होंगे, हम हमेशा गलतियां करते ही करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। आगे चलते हैं। हर भाव के अपने एक साइंटिफिक मीनिंग होते हैं, लेटेस्ट मीनिंग होते हैं। नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं? लगन, हम आई मी माई सेल्फ, लगन को बोलते हैं शरीर। मेरे को एडवांस वाले पढ़ाना होता है क्लास में, शरीर होता है लगना मीन्स। सेकेंड हाउस फैमिली हो गई, थर्ड हाउस सिबलिंग हो गया, ये हमारा कॉमन पढ़ा जाता है, थर्ड हाउस सिबलिंग ऐसे है। सेकेंड हाउस जो होता है वो आपका बैंकिंग सेक्टर होता है। अगर आपने कोई भी लोन पास कराना है तो आप तो छठा घर देख रहे हैं, अगर सेकंड हाउस डैमेज है तो आपकी फाइल स्टक हो जाएगी ना बैंक में। हमें ये भी तो समझना है ना। थर्ड हाउस हमारा सिबलिंग के साथ क्या है? हमारा जूम है आज की तारीख में ऑनलाइन, वो थर्ड हाउस है हमारा ऑनलाइन। क्लियर? थर्ड हाउस हमारा कमीशन का काम है, जितने भी प्रॉपर्टी डीलर हैं उनका थर्ड हाउस एक्टिवेट होता है, इसीलिए वो इस फील्ड में है। थर्ड हाउस हमारी हॉबी को भी बताता है, हमारी क्या हॉबीज हैं। ठीक है? मान लीजिए किसी का बुध बैठा हो थर्ड हाउस में, तो राइटिंग स्किल होगा, उसका बोलने की कला होगी उसके पास, उसका स्किल ही वही है। थर्ड हाउस स्किल भी बताता है। बड़ा अच्छा, मैं बता देता हूं, चलो यहाँ पर थोड़ा सा और एडवांस लेवल में। थर्ड हाउस स्किल हो गया,
जहां आपका शनि बैठा है वहां से थर्ड हाउस भी स्किल है। सिंपल सी बात है, हमें इन चीजों पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई ग्रह जहां, अगले पॉइंट पर आते हैं, मैं छोटे छोटे पॉइंट में चलता हूं। फिर हमको भाव बोधक कुंडली समझनी है। क्या समझनी है? भाव बोधक। भाव बोधक क्या है? लगन है, पंचम भाव संतान है, पुत्र या पुत्री हो गया आपका। नवम भाव आपका पोता या पोती हो गया, क्योंकि वो पंचम से पंचम है। तो जब हम ह्यूमन बींग्स में संबंध देखते हैं तो उस कुंडली को बोलते हैं भाव बोधक कुंडली। क्लियर है? अब शरीर के अंग भी देखे जा सकते हैं। सेकंड हाउस जो होता है हमारा राइट आई को बताता है, और 12वां घर लेफ्ट आई को बताता है। ठीक है, और इसके लेफ्ट आई का कारक ग्रह होता है चंद्रमा, राइट आई का कारक ग्रह होता है सूर्य, और इन दोनों का प्रिंसिपल होता है शुक्र। मान लो किसी का चंद्रमा, सूर्य और शुक्र तीनों डैमेज हैं तो मोतियाबिंद हो जाएगा उसे। सिंपल सी बात है, कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट समझते हैं कि भाव मजबूत है या कमजोर। जिस भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा वो ग्रह, वो भाव कमजोर माना जाएगा। अब देखिए, सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा तो भाव कमजोर हो गया। समझ में आया? जिस भाव में शत्रु ग्रह बैठे वो भाव कमजोर हो जाता है। जैसे भाग्य स्थान में सूर्य और केतु बैठे तो ये भाव कमजोर है। यहाँ पर आप सीख गए अभी। आपको कैसे पता लगा कि नवम भाव कमजोर है? क्योंकि राशि के शत्रु ग्रह, राशि किसकी है? शुक्र की, और शुक्र का केतु और सूर्य शत्रु ग्रह हैं। तो इसका अर्थ हुआ हमारा नाइन्थ हाउस कमजोर हो गया इन ग्रहों के बैठने से। समझ में आया? तो हमको इजी वे में चलना है, टफ एस्ट्रोलॉजी नहीं। हम लोग गलती कहाँ करते हैं? फंडामेंटल जब हमारे स्ट्रांग नहीं होते तो हम जो है गड़बड़ कर बैठे हैं। किसी भी भाव को उसका शत्रु ग्रह देखे तो वो भाव कमजोर हो जाता है। जैसे अब आप ध्यान से देखिए, बुध जो है वो चतुर्भाव को देख रहा है। बृहस्पति और बुध में, बृहस्पति नहीं किसी से शत्रुता रखता, बुध रखता है। तो बुध कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। समझे आप? तो अगर शत्रु ग्रह भाव को देखेगा या शत्रु ग्रह भाव में बैठे या भाव खाली हो, कोई ग्रह ना बैठे, तो उस भाव को कमजोर कहेंगे। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। ग्रह उच्च के और नीच के, सिंपल सा बात है, बड़े ध्यान से सीखिए। अब यहां पर हम बुध बिठा लेते हैं। यहां बुध उच्च का हो गया कन्या राशि में, सॉरी, हाँ उच्च का हो गया। जिस राशि में ग्रह उच्च का होता है ठीक सामने वाली राशि में वो नीच का हो जाएगा। यहाँ 2 नंबर में चंद्रमा उच्च का होता है तो ठीक सामने वाली राशि वृश्चिक में चंद्रमा नीच का हो जाता है। सदैव याद रखिए, इजी वे है। ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उसके ठीक सप्तम भाव की राशि में वो ग्रह नीच का हो जाता है। सिंपल सी बात है। अब क्या होता है, कारक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। हम कारकों पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कारक को कैसे समझना है वो अलग पॉइंट है। अब मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, ग्रह अपना कंफर्ट कहाँ महसूस करते हैं? देखिए, सूर्य और मंगल 10वें भाव में कंफर्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ दिग्बली माना जाता है। अगर हम काल पुरुष कुंडली लेते हैं, लगन में मेष राशि आई तो यहाँ सूर्य भगवान उच्च के होते हैं, एज पर द काल पुरुष कुंडली सूर्य उच्च के हुए।
यहाँ बृहस्पति कंफर्ट जोन में है, यहाँ पर बुध कंफर्ट जोन में है। समझ रहे हैं? चंद्रमा यहाँ बैठ जाए, चंद्रमा रात्रि का कारक है। मध्याह्न में चंद्रमा यानी 10वें भाव में चंद्रमा, चाहे उच्च का हो चाहे स्वराशि का हो, वो ग्रह चंद्रमा कमजोर माना जाएगा, क्योंकि ये मध्याह्न है ना, दोपहर में चंद्रमा थोड़ी हमें दिखाई देता है। यहाँ चंद्रमा बली माना जाएगा, क्योंकि ये रात्रि की दिशा है, ऐसे समझना होता। तो ग्रह का दिग्बल भी तो देखना है हमें, कि ग्रह दिग्बल में है या नहीं है। शनि 7वें भाव में दिग्बली है। ये क्यों 7वें भाव को शनि कहते हैं? लगन को बोला जाता है, आपका कौन सा लगन उदय हुआ। और ये उदय का मतलब जैसे सूर्य उदय हुआ, तो ये क्या हुआ, सामने वाला अस्त होगा। तो शनि शाम के, संध्या के कारक ग्रह बने। पश्चिम दिशा है, ये क्या हुई, पूर्व दिशा। ये कौन सी हुई आपकी, पश्चिम दिशा। ऐसे पढ़ना होता है आराम से, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, जब तक नहीं समझ में आए। अब आते हैं वक्री ग्रह, मार्गी ग्रहों के ऊपर। देखिए, वक्री ग्रह सदैव आपको हार्ड वर्क कराने की प्रेरणा देते हैं। याद रखिए, मेरा खैर इस पर कोर्स भी आया था। वक्री ग्रह में क्या होता है, अमिताभ बच्चन के भी बुध और बृहस्पति वक्री ग्रह थे। वक्री ग्रह जो होते हैं बड़ी बड़ी हस्तियों की कुंडलियों में वक्री ग्रह हैं, क्योंकि वो मेहनत से ऊपर उठे हैं। आप उनकी मेहनत नहीं देख पा रहे, आप तो ये देख रहे हैं महाराज तो बहुत छाप रहे हैं नोट, या बहुत नेम फेम कमा लिया। वक्री ग्रह आपको मेहनत करवा के आगे बढ़ने में मदद करते हैं। वक्री ग्रह का मतलब एक और अच्छा बताता हूं इस क्लास में। वक्री ग्रह का मतलब होता है पीछे मुड़ करके देखना और समझना मैंने कहाँ गलती की, और मुझे अब वो गलती नहीं करनी है, उसमें सुधार लाना है। दैट इज कॉल्ड रेट्रोगेट प्लैनेट। सिंपल सी थ्योरी होती है। आगे चलते हैं। सदैव याद रखिए, सेकंड हाउस में मंगल जो होता है सदैव अशुभ फल देता है, अच्छा नहीं माना जाता। चाहे कन्या की कुंडली हो चाहे पुरुष की कुंडली हो, सेकंड हाउस में मंगल सदैव अशुभ देगा। मंगल सेकंड हाउस में क्यों, ये वाला भाव आपका मांगल्य स्थान है, स्त्री का। सेकंड हाउस वाणी है, वाणी में दोष दे देगा मंगल, मांगल्य खराब कर देगा। अष्टम भाव हमारा बेडरूम का भी सुख है, ऐसे लोग बेडरूम में जाते ही झगड़ा चालू, ये दिक्कत आ जाती है उनको। फिर आगे चलेंगे, हम राजयोग पढ़ेंगे, सारे जितने भी राजयोग होते हैं। जैसे मान लीजिए इस नवम भाव का स्वामी शुक्र है, शुक्र केंद्र में बैठ गया 10वें भाव में। ओहो, शुक्र लिखना है, लिख मैं सूर्य रहा हूं, बुद्धू राम। चलिए, अब यहां पर हमने शुक्र लिख दिया, तो त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा तो राजयोग बन गया। ऐसे राजयोग बनेंगे, तो सभी प्रकार के राजयोग आपको सिखाए जाएंगे। अब एक और अच्छी चीज बताता हूं, ये केंद्र है, 1 4 7 लगन है, चतुर्भाव, सप्तम भाव, 10वें भाव। ये सुख होता है हमारे जीवन का, और दुख भी होता है। सुख और दुख हमारा केंद्र होते हैं। त्रिकोण भाव पंचम और नवम भाव जो होता है, 5 और 9 हाउसेस, श्री वृद्धि, ये हमारे जीवन में वृद्धि करते हैं। श्री वृद्धि जीवन में वृद्धि करने वाले होते हैं। क्लियर, सिंपल सी बात है। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट कि नीच भंग राजयोग। कोई ग्रह, जैसे मान लीजिए यहाँ मंगल बैठा है, नीच का हो गया। नीच के ग्रह के साथ अगर मकान मालिक बैठ जाए, डिस्पोजिटर बैठ जाए, इसको ज्योतिष की भाषा में डिस्पोजिटर कहेंगे। तो अगर मकान मालिक साथ बैठ गया है तो नीच भंग हो गया, किसका, मंगल का। अब ये लक्ष्मी योग बन चुका है, यानी आदमी के पास मरते दम तक लक्ष्मी रहेगी। समझ में आया? अब मान लो कोई कहे जी मेरा तो ये नहीं है, मंगल यहाँ है,
तो चंद्रमा ने यहां से देख लिया, चंद्रमा की एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। तो चंद्रमा ने मंगल को देख लिया तो भी नीच भंग हो गया। सिंपल सी बात है। आगे चलें। इसी प्रकार से हमने धन योग देखना है। धन योग कैसे लेना है हमारे जीवन में? ये वाला धन का स्वामी है, ये लाभ का है, ये लाभ का है एकादश भाव, ये धन का है। धन का मतलब होता है ये आपका सेविंग है, ठीक है, इसका दूसरा नाम सेविंग भी है आपका। अब जब धन का स्वामी शुक्र बना, केंद्र के जो भी ग्रह हैं उनके साथ बैठ जाए, केंद्र में बैठ जाए, समझ रहे हैं आप? मान लीजिए शुक्र और बृहस्पति यहां बैठ गए तो ये धन योग बन गया अच्छे से, बढ़िया वाला, क्योंकि केंद्र में है, सुख देगा आपको धन से। अब यहां पर लाभ का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। क्लियर है? चंद्रमा यहां बृहस्पति के साथ बैठ जाए, धन योग हो गया। तो हमें धन योग भी सारे पढ़ने हैं, कितने प्रकार के धन योग होते हैं वो सारे पढ़ने हैं। फिर हमने पढ़ना है मांगलिक दोष। मंगल किन भावों में मांगली दोष क्रिएट करता है? क्लियर है? आपको पता ही होगा, लगन में, लगन, चतुर्भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव, कुछ लोग इसको भी ले लेते हैं, मांगलिक होता। लेकिन अगर अष्टम भाव में कर्क राशि का मंगल है तो जातक नॉन मंगलिक है, मंगलिक नहीं है। सो आई टीच यू कि मांगलिक दोष क्या होते हैं, आपको ये भी तो पता होना चाहिए। फिर आपको साढ़े साती भी बताई जाएगी। जहां चंद्रमा बैठा है उसके पिछले भाव पर जब शनि ट्रांजिट करता है, फिर सैटर्न यहाँ आएगा, फिर सैटर्न यहाँ आएगा। ये चढ़ती साढ़े साती है, ये मध्य भाग है, ये उतरती साढ़े साती है। साढ़े साती में पीड़ा होगी नहीं होगी? हाँ, यहाँ जातक को पीड़ा होगी, कारण चंद्रमा जल तत्व का ग्रह। अभी मैं तत्व की व्याख्या कर रहा था ना, जल तत्व का ग्रह है चंद्रमा। राशि कौन सी है? अग्नि तत्व की। समझ में आ रहा है? और क्या है कि शनि महाराज जब यहाँ मध्य भाग में आएंगे, शनि ग्रह जो हैं वो वायु तत्व के हैं। तीनों तत्वों का लेना देना ही नहीं है भाई साहब, आदमी की हालत खराब कर देंगे ग्रह। बारीकियां समझनी है, क्योंकि हमें तत्व का ज्ञान तो होता नहीं है। हम तो सीधा कह देते हैं साढ़े सात ही खराब है। अरे भैया, किस हिसाब से खराब है उसकी व्याख्या भी तो होनी चाहिए। अगर मैं आपको नेगेटिव व्याख्या कर रहा हूं तो साढ़े साती की पॉजिटिव व्याख्या भी तो होगी, ऐसे थोड़ी होता है। अब इंदिरा गांधी जी की कुंडली थी, वो साढ़े साती में आगे बढ़ी, कर्क लगन था, 10 नंबर में चंद्रमा बैठा था। देखिए राशि कौन सी आई? जल तत्व की। ग्रह कौन सा है? जल तत्व का। बात समझ में आ रहा है? ये राशि और ग्रह का संगम हुआ हुआ है। जब शनि यहाँ आएगा, शनि की स्वयं की राशि है, और शनि स्वयं अपने आप में वायु तत्व का ग्रह है, तो जल को ऊपर उठाएगा ना। हवा से आप देखते हैं ना, सी वेव्स आती हैं। हमको जब तक तत्व बोध नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। हमको भवात बाबम सिद्धांत की भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैं यही पढ़ा देता हूं, छठे से छठा 11वां घर, अष्टम से अष्टम तीसरा घर, भवात बाबम सिद्धांत है। ये हमें पता होने चाहिए। नहीं पता होंगे तो हमारे को दिक्कत आ जाएगी और हम गलत इंटरप्रिटेशन करेंगे। देखिए, द्वितीय भाव और सप्तम भाव क्या होते हैं? हमारे मारक भाव होते हैं। हर लगन में ये दोनों भाव मारक होते हैं। मारक का मतलब क्या हुआ? इनके स्वामी बृहस्पति मारक हुआ और इनका स्वामी हमारा शुक्र भी मारक हुआ। मान लीजिए एक तो ये मारक हुआ, अब यहाँ पर मान लीजिए कोई ग्रह बिठा लीजिए, आपने बिठा लिया, मान लो किसी ने मंगल बिठा लिया,
तो मंगल मारक है इस कुंडली के लिए। क्योंकि क्यों मारक हुआ? क्योंकि वो मारक के भाव में बैठने के कारण मारक हुआ। ऐसे समझना है हमें। मंगल में मारक दोष आ गया, कारण वो भाव में बैठा था, ऐसे समझना है। और जब हमने मंगल यहां रखा ना, तो ध्यान से देखिए, राशि कौन सी थी? वायु तत्व की। मंगल कौन है? अग्नि तत्व का। तो मंगल ज्यादा बली हो गया ना। वायु अग्नि को ऊपर उठाएगी, तो मंगल दोष में प्रबलता आई ना। हमें व्याख्या करनी आनी चाहिए। केवल मंगल से हम ये कह दें कि नहीं जी हाँ हो जाएगा, दोष आ गया जी, समझ आ गया, ऐसे नहीं होता। लॉजिक से जब ये बारीकियां आप समझ लेंगे ना, तो एडवांस एस्ट्रोलॉजी, एडवांस लेवल समझने में बहुत मदद मिलेगी। इतनी ज्यादा मदद मिलेगी जिसकी कोई अहमियत आप अभी समझ नहीं पा रहे, आपको बड़ा हल्के लगेगा। मेरे इस कोर्स पे तो कई एस्ट्रोलॉजर ने किया, उनको तो जाके पता लगा हम गलतियां कहाँ कर रहे थे। क्योंकि यहाँ मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हेयर आई हैव टू गो इन ए वेरी एब्रीवेटेड वे आउट, इजंट इट? क्योंकि वो मुझे एब्रीवेशन तो उठाना ही उठाना है। कहने का भाव और क्या है कि मैं इजीली चलता हूँ क्लास में, और इजीली चलने के कारण ही सबको आराम से समझाने का प्रयास करता हूँ। आगे चलते हैं। फिर हमको समझना है केंद्राधिपति दोषम। अब जैसे देखिए, ये कन्या लगन है, तो जो द्वितीय भाव होता है ना, उसका सप्तम भाव का स्वामी केंद्राधिपति दोष में आ जाता है। तो बृहस्पति केंद्राधिपति दोष में आ गया, सिंपल। फिर उसके बाद सेवंथ हाउस हमारा मारक हुआ। तो महाराज बृहस्पति को दो दोष लगे हुए हैं। एक केंद्राधिपति दोष लगा है, दूसरा मारक का दोष लगा हुआ। क्लियर? तो हमको केंद्राधिपति दोष भी समझने हैं, मारक दोष भी समझने हैं। फिर ये लगन है कन्या, कन्या लगन में फंक्शनल मैलेफिक कौन से हैं, वो भी समझना है। फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट्स वो कौन से होते हैं? क्लियर है? फिर हमको समझना है योग कारक ग्रह कितने परसेंट फल देंगे। जैसे नौवें भाव का स्वामी हमारा योग कारक ग्रह कहलाएगा, पर ये कितने प्रतिशत हमारे लिए शुभत्व प्रदान करेगा, उसकी एक्यूरेसी भी तो पता होनी चाहिए ना। हमने कह दिया योग कारक है, हमने कह दिया श्री बुद्धि है, लेकिन उसकी शुद्धता तो पता होनी चाहिए, उसकी स्पष्टता तो हमारे पास होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो दिक्कत आएगी। अब मैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो 12 लगन मुझे अच्छे से आपको समझाने हैं, बड़े ध्यान से समझ लीजिए, 1 से लेके 12 लगन, 12 लगन बहुत डीपली समझाने हैं। और ये कुंडली में खुद कोई भी कुंडली कहेंगे लगा करके आपसे पूछूंगा क्लास के अंदर, बताइए कौन से ग्रह इसके शुभ हैं, कौन से मारक है, कौन से बाधक पति हैं, कौन से शत्रु ग्रह, कौन से योग कारक ग्रह हैं। तो जब आप ये आंसर दे देंगे, कुंडली आ गई आपको देखनी, एक अटेम्प्ट तो आ ही गया ना आपको अच्छे से। और सबसे बढ़िया क्या इसमें मैंने कहा कि 12 लगन आपको कराए जाएंगे। 12 लगन में मैं क्या करूंगा, आपको 12 बाधक पति पढ़ाऊंगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 12 बाधक पति, 12 लगन 12 बाधक पति, एक ही लगन में, एक ही लगन में 12 बाधक पति होते हैं, ये हमें पता ही नहीं है। एक ही लगन में 12 बाधक पति होते हैं भाई साहब, किसने कहा नहीं होते? मैंने 2 पॉइंट बोले, ध्यान से समझिए। 12 लगन है मेष से लेके मीन तक, मुझे बाधक पति पढ़ाने हैं, ठीक है 12। फिर एक ही लगन में 12 बाधक पति भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इन चीजों को हम समझेंगे। क्लियर है? सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको ना समझ में आए। देखिए, आप कहीं पे भी जाएंगे, कहीं पे भी पढ़ेंगे, कोई कह देगा जी 6 महीने का कोर्स है 25,000 या 20,000 आप दीजिए।
मैं कहता हूं भाई साहब इन चक्करों में पड़ो ही मत। मेरा 5 डेज का है, आपकी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, रुचि है, यू जस्ट मेक द पेमेंट 2 3 4 5, अटेंड माई 5 डे क्लास। अब ये स्टार्ट हो रही है कल 11 मार्च 24 को शाम 7 बजे। पीडीएफ बुक मिल जाएगी आपको, पूरी बुक मिलेगी आपको, पीडीएफ बुक मिल जाएगी, ई सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी डेली बेसिस पर। क्लियर है? ये कोई नहीं है कि वीकली क्लास होगी जी, तब तक याद ही नहीं रहता ना आदमी को क्या करना है क्या नहीं करना है। हमको तो हमको बारीकियां समझनी है। मैं यहाँ कोई ज्यादा हिंट नहीं आपको बढ़िया दे पाऊंगा, क्लास में आप जब जुड़ेंगे तब मुझे जान पाएंगे, ऐसे नहीं जान पाएंगे। ऐसे तो ये ऊपरी है, सबसे इजी चीज है, ठीक है ना। तो ये चीज आप कर सकते हैं, आपका पैसा नहीं फंस रहा है, आपको नहीं समझ में आता, ड्रॉप आउट कर लीजिए, आप एस्ट्रोलॉजी में झांकिए भी मत। मैं तो ये इसलिए इसको डिवाइड कर रखा है, अदरवाइज मैं बना दूं इसका 6 महीने का कोर्स और फीस 25,000 रख दूं, क्या फायदा उसका। आपको समझ ही नहीं आ रही है, अब मेरे अलावा कहीं भी जा रहे हैं और समझ नहीं आ रही, आपके तो पैसे खराब हो रहे हैं ना। आपको दुख हो गया मेरे इतनी बड़ी ज्यादा मनी फंस गई है, आप अपने पैसे नहीं फंसाइए। अब मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों की भी कोई क्वेरी है कैमरा ऑन करके मेरे से पूछिए, मैं उनके आंसर दूंगा प्लीज। अगर किसी की भी कोई क्वेरी है, नितल जी आप जरा कैमरा ऑन करके पूछिए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, अनम्यूट करके पूछिए सर क्या नमस्ते। पूछना चाह। सर नमस्कार। नमस्ते। जैसे नमस्कार आप बोले कि लग्न सूर्योदय होता है और सेवेंथ हाउस सूर्यास्त होता है, तो थर्ड हाउस तो दिन होगा ना, टेंथ हाउस कैसे दिन हो गया? 10th हाउस दिन नहीं, नहीं आप समझ नहीं पाए, वो सूर्य इस तरह से घूमता है, ग्रह इस तरह से घूमते हैं, वो एक फंडामेंटल, उल्टा। आप कंफ्यूज हैं, फंडामेंटल है। उल्टा। सु- वो सुबह 4 बजे का टाइम दूसरा भाव आएगा, रात्रि का 3 बजे का टाइम वो आएगा, 1 बजे का टाइम सूर्य का 2 घंटे का होता है। हम लोग ऐसे लेते हैं, सूर्योदय से लेते हैं, 6 बजे से नॉर्मल ले लिया, तो 2 घंटे का लगन होता है, तो 6 से 8 बजे लगन होगा, फिर वो 12वां भाव चलेगा। सूर्य इस तरह से घूमता है, ग्रह लगन से द्वितीय भाव में घूमते हैं। क्लियर ओके, है? सूर्य उल्टा टेंथ हाँ, वो मतलब सूर्य 1 के ऐसे बाद घूम, 12th को जाएगा। हाँ सूर्य ऐसे चलता है। ओके सर। इससे पता है क्या सर। है, आपकी कुंडली भी सर्टिफाई हो जाएगी। मान लीजिए आपने कहा कि मैं जी 3 बजे पैदा हुआ, तो सूर्य बट नेचुरल है, आपके किस हाउस में आया है। आप कहते हैं जी 12 से 2 बजे के बीच का मेरा जन्म का समय है, तो सूर्य 10th हाउस में होगा। ये सर 12:30 बजे मेरा जन्म है और टेंथ हाउस में सूर्य है। आ गया ना सर, सर्टिफाई हो गया ना सर आपका। यस। तो आपकी कुंडली ठीक बनी है, सर्टिफाई होगी कुंडली। कितना अच्छा है, इजीली पता लग गया आपको, ये भी मैं पढ़ाऊंगा। अब सारे पॉइंट्स नहीं मैं बोल पाया, मेरे तो चैप्टर ही 44 है ना, वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उस पीडीएफ के अलावा मैं पढ़ाता हूँ। पीडीएफ तो आप रखिए अपने पास, मेरी पीडीएफ से ही आप सीख जाएंगे एस्ट्रोलॉजी, ये गारंटी मैं ले सकता हूँ। ओके सर। सर हाँ कोई जी विनीता सैटरडे जी संडे, बोलिए। कोई सैटरडे संडे को क्लास लाई है ना, उसमें नहीं, हमें रोज टाइम। लगेगा, मंडे टू फ्राइडे डेली क्लास है, कंटिन्यूटी रहेगी तभी तो सीखोगे। हाँ जी बोलिए। सर कॉन्सेप्ट है। हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर एक कॉन्सेप्ट है, जैसे थर्ड हाउस लॉर्ड है, वो 10 के भाव में बैठे, 11वें में बैठे, 11वें में बैठे, इस तरीके से आपके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, राइट सर? हाँ तो सर बिल्कुल, वो कैसे हम समझेंगे? मैं वही तो बताया है अभी आपको, जैसे सेकंड हाउस का लॉर्ड अभी बताया था ना, 4th हाउस से बने तो राजयोग बनेगा। बाकियों से राजयोग है या नहीं है, सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस के साथ कंजक्ट हो जाएगा, ये बहुत बड़ा धन योग हो गया ना बाबा। दोनों ही धन के भाव है ना, दोनों ही धन के भाव है, ये सबसे बड़ा धन योग तो यही है कुंडली में। समझ में आ रहा है? लेकिन इसके कई साइड इफेक्ट भी हैं, दैट आई हैव टू एक्सप्लेन यू इन द क्लास इटसेल्फ। हाँ, ये तो अभी लेवल 1 है, समझ रहे हैं आप? ये दिस इज लेवल 1, 3 लेवल है। एक बेसिक एस्ट्रोलॉजी के मैं 3 लेवल पढ़ाता हूँ, कई लोग तो उन 3 लेवल को भी करके एस्ट्रोलॉजी कर लेते हैं। इसके बाद मेरे 3 एडवांस के लेवल है, 4 हैं सॉरी एडवांस के लेवल, टोटल 7 लेवल है।
अगर आपने मास्टरी करनी है और आप 50 साल के एक्सपीरियंस वाले भी एस्ट्रोलॉजर को पटकनी देना चाहते हैं कर लीजिए, तो पहली क्लास से ही समझ आ जाएगा। जिस समय मैं बाधकपति समझाने लगूंगा, बतेरे को यही नहीं पता बाधकपति का लॉजिक क्या है। ठीक है, चलिए, किसी और की कोई क्वेरी है तो मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास टुमारो शार्प एट 7 PM. Those who are interested, they can enroll their seat. Have a good day. Thanks a lot for joining this webinar. Thanks a lot once again to you.